बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लीग PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का लाहौर लेग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज आखिरी मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। फर्स्ट लेग की अगर बात की जाए, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस रावलपिंडीज़, यानी कि महंगी तरीन टीम रावलपिंडीज़ जो कि इस वक्त टेबल के आखिर में कहीं पड़ी हुई है। 3 मैचेस खेली है, तीनों मैचेस हार गई और -2 के नेट रन रेट के साथ इस वक्त टेबल के बॉटम पर मौजूद है। इनसे एक दर्जा ऊपर जो है वो नहीं, हैदराबाद सबसे एंड पे, रावलपिंडी सेकंड लास्ट पे है और इन्होंने भी वही सेम सिनेरियो -1 का आप कह सकते हैं नेट रन रेट, लेकिन कोई खातिर खा कारकर्दगी जो है वो इतनी महंगी टीम साबित नहीं कर सकी, परफॉर्म नहीं कर सकी। और याद रहे कि मोहम्मद रिजवान जो है वो इनकी कप्तानी कर रहे हैं। बहरहाल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मोहम्मद रिजवान की कप्तानी पर भी और ओवरऑल जो टीम का सिनेरियो बना हुआ है, इस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल के मैच में जनाब मुल्तान सुल्तान जो कि इस वक्त तगड़ी टीम दिखाई दे रही है, इन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते, 1 मैच ही हारे और कोयटा ग्लैडिएटर्स को उन्होंने 6 विकेटों से शिकस्त दी है कल रात गद्दाफी स्टेडियम में। और इस तरह का टूर्नामेंट चल रहा है। बहरहाल अनफॉर्चुनेट है कि नसीम शाह जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है अब वो बाहर हो चुके हैं PSL से, क्योंकि उनको कोई इंजरी, साइड इंजरी का शिकार हो गए थे। गुज़िश्ता मैच में हमने देखा जो उनको मसला मसाइल पेश आया, अब उनको रिहैब के लिए भेज दिया गया है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग से जो अमाराती 2 खिलाड़ी आए हुए थे, जिसमें खुजैमा बिन तनवीर और मोहम्मद वसीम ने, उसको अमाराती बोर्ड ने वापस बुला लिया। ये मामला क्या है? अभी हमने देखा कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो उन्होंने अपना कर्जा वापस ले लिया। वो हमारी हुकूमत ने कहा कि अब उन पे बुरा वक्त आया हुआ है, मुश्किल वक्त है, तो हम स्पोर्ट के लिए उनका कर्जा वापस कर देते हैं। मीनवाइल कराची किंग्स से इन 2 प्लेयर्स को भी वापस बुला लिया गया और कहा यह गया कि जनाब D50 में शिरकत के, उनका कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, महज एक बहाना लगता है। इस पर बात करेंगे कि क्या मामला है, क्यों अमाराती बोर्ड ने इनको वापस बुला लिया है। UAE यूज्ड टू बी आवर सेकंड होम, हमने एक अरसा वहाँ पर क्रिकेट खेली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और वहाँ पर अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ भी वहीं से हुआ था और इस तरह के बीच में दरारें आना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ जनाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि PSL सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुकी है, जल्द दुनिया की नंबर 1 लीग होगी। ये उनके कोट एंड कोट अल्फाज हैं कि ये नंबर 1 लीग होगी, जो कि अभी भी वन ऑफ दी बेस्ट लीग आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब एक्स क्रिकेटर है मोहम्मद मोहसिन साहब, साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें अहमद सईद साहब और अहमद कुरैशी साहब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। आज के मैच और कल के मैच में तो बाद में आते हैं। ये जरा एक अभी मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी है, ऑल दो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो यंग टैलेंट है उसको क्या मैसेज दे रहे हैं। मैं फ़खर जमान की बात कर रहा हूँ, जिसको 2 मैचेस की पाबंदी लगाई गई PCB की जानिब से, क्योंकि वो बॉल टैंपरिंग में मुलविस पाए गए। ऑल्दो उन्होंने डिनाई किया कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, उन्होंने इसको चैलेंज भी किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनको 2 मैचेस की पाबंदी का सामना करना पड़ गया है। लेकिन वीडियो में जनाब लाहौर कलंदर के जो समीन राना साहब हैं वो कह रहे हैं कि ये 2 मैचेस के लिए इंटरिम कोच भी हैं, 1 मैच के लिए हेड कोच भी हैं, और वो एड्रेस कर रहे हैं यंग टैलेंट को, पूरी टीम को, कि जनाब ऐसे ऐसे ये टीम प्लान लेके चल रहे हैं वगैरह वगैरह। मोहसिन साहब, एक तरफ आपको सजा हुई है, आपको चाहिए कि आप उसको एक साइड पे बिठा के समझाएं कि नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत नहीं करनी, हम डिफेंडिंग चैंपियन है, 3 टाइटल हमने जीते हुए, हमारी टीम तगड़ी है, ये आपने क्या कर दिया? और अगर आपने नहीं भी किया तो फिर भी आप खामोश रहे, ये क्या तरीका है? क्या एग्जांपल सेट कर रहे हैं उस यंग टैलेंट को? जनाब आप जो मर्जी कर लें, बैकएंड पे अगर आपका टीम ऑनर तगड़ा है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ PCB का जो अपना स्टांस है वो बड़ा तगड़ा होना चाहिए कि वो बहरहाल इनकी एक रेगुलेटरी बॉडी है PCB, तो ये कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि बीइंग प्लेयर तो वो नहीं खेल सकता, लेकिन आप जेस्चर दे रहे हैं, उसके साथ अगर आप खड़े भी होना है तो लॉ को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते ना। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर फ़खर ज़मान ये समझते हैं कि उन्होंने नहीं किया और उन पे जो इल्ज़ाम है वो ठीक नहीं है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ पड़ी है, वो कमिटीज़ के सामने पेश हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जी आपके मौक़िफ़ को उन्होंने तस्लीम नहीं किया, तो फिर आपने कहा जी मैं कोर्ट जा रहा हूँ। तो जब तक ये मामलात कोर्ट में हैं, किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनके लिए ठीक नहीं है। और अगर ये वो लाहौर कलंदर जिसने बड़ा अच्छा फैसला किया था कि जी जिस वक्त सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो 10 लाख रुपया फाइन करके एक जेस्चर शो किया था कि वो PCB और सिक्योरिटी के इदारों के साथ खड़े हैं, तो यहाँ पे भी उनको लॉ को कम से कम मलूज़े खातर रखना चाहिए था, सामने रखना चाहिए था, ताकि वो एग्जाम्पल बनती और वो आप अपने आप को सीरियस शो करते कि एक तो पहले आप एक कंट्रोवर्सी में हैं, आपने उसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी कि जी वो आप मतलब आप एक जिद लगा रहे हैं ना, एक अना का मसला बना रहे हैं। तो मतलब
वहाँ जब आपका जो कोच या हेड कोच ऑलरेडी जो मैनेजर्स मौजूद है उन्हीं को करना चाहिए। आप क्यों एक खामखा से एक इशू खड़ा कर रहे हैं? तो ये मेरा ख्याल है ये एक मुनासिब फैसला नहीं है उनका। अहमद सईद साहब, अना का मसला या कोई और मामला? क्योंकि अच्छा, अगर आपने ना कुछ किया होता, दाल में कुछ काला ना होता, तो उस टाइम भी जो है वो रौला डालते कप्तान जी भी, फ़खर जमान इवन खुद हैरान नजर नहीं आए और वो भी चुप करके फील्ड पे चले गए। और अब इस तरह का मामला ये चल क्या रहा है? देखिए, चल ये रहा है कि ये कोई नई बात नहीं है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब से पीएसएल आया है, पीएसएल एक कमर्शियल ब्रांड के तौर पर जब से इस सर्किट में आया है, तो आप तब से देखें कि मतलब ये कोई नई बात नहीं है कि ओनर्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है मामलात के अंदर कि पीसीबी जो है वो फ्रेंचाइजेज, यानी फ्रेंचाइज ऊपर चली गई हैं, पीसीबी के नीचे रह गया। अब फ़खर जमान जो है वो कोई मतलब सितारा जुरत लेकर तो बाहर नहीं हुए टीम से ना। फ़खर जमान कोई ऐसे ही हरकत करके टीम से बाहर नहीं हुए कि जिसको लोगों के सामने प्रेजेंट करके एक मिसाल बनाया जाए और आप जो है वो एक केस स्टडी के तौर पर फ़खर जमान को सामने रखना चाह रहे हैं कि देखिए कितना टीम मैन है, इसने टीम के लिए कुर्बानी दी है और वगैरह वगैरह। यानी बात यह है कि एक आदमी बॉल टैंपरिंग पे बाहर हुआ है, उसको 2 मैच की पाबंदी हुई है, और बजाय इसके कि आप मजीद केयरफुल हों, आप यानी चोर चोरी करे और पसीना जोरी भी करे सामने से। फ़खर जमान जितना बड़ा मर्जी प्लेयर है, लाहौर कलंदर जितनी बड़ी मर्जी फ्रेंचाइज है, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट से बड़े हैं? तो अगर तो ये मैसेजिंग करनी है पीएसएल के थ्रू, तो पीएसएल के थ्रू हम पहले तो इस बात का ऑनर होते हैं ना कि प्लेयर्स का जो स्किल है, जो क्वालिटी है गेम की, वो डाउनफॉल का शिकार हुई है पीएसएल की वजह से। अब आपको ये लगेगा कि जो करैक्टर बिल्डिंग की चीजें होती हैं, एक वो प्लेयर जो इमर्जिंग कैटेगरी में कंसिडर होता है, या वो फॉर एग्जांपल उबैद शाह अगर उनके डगआउट का हिस्सा है, उबैद शाह के सामने एक ही हफ्ते के अंदर ये 2 एग्जांपल्स आई हैं कि शाहीन आफरीदी जो है वो जब आता है तो वो अपने मेहमानों को भी ले जाता है सिक्योरिटी ब्रीच करके, वो सिकंदर रजा के मेहमानों को भी ले जाता है सिक्योरिटी ब्रीच करके, और वो वहां पे गार्ड साथ डरता भी है, उनके साथ बदतमीजी भी करता है, और वो सारे काम करते हुए अपने एक यूं कह लें कि उसने अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है उस पूरे सिस्टम के अंदर, और वो उनको लेकर जा रहा है। उसके बाद उबैद शाह या और उन जैसे जो यंग प्लेयर हैं उन्होंने ये देखा कि हमारा एक सीनियर प्लेयर है जो बॉल टेम्परिंग की वजह से टीम से बाहर हुआ है, और टीम के ओनर ने उसको न्यू टेम्पररी हेड कोच के तौर पर ना सिर्फ ये कि मुतारिफ करवाया, बल्कि सामने खड़े होकर स्पीच भी करवा दी। अब ये आदमी उबैद शाह जैसा प्लेयर या कोई भी नया प्लेयर, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2-3 साल गुजारने के बाद, जब इन्हीं जितना सीनियर हो जाएगा 4-5 साल गुजारने के बाद, क्या वो ये हरकतें नहीं करेगा? क्योंकि ये वो प्लेयर हैं जिनकी अपब्रिंगिंग के अंदर बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते ये प्लेयर। यहां तक कि ये जो पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देता है, उनमें से बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़ना आता होता। जिनको नहीं पता होता कि इस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्या है पीसीबी की, जो उनको पढ़ के उनके एजेंट्स बताते हैं। अब एजेंट्स भी रखने की जरूरत इसलिए होती है कि एजेंट्स को पता होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्लेयर को पता नहीं होता, इसलिए वो प्लेयर जो है वो डिपेंडेंट होता है एजेंट के ऊपर, और एजेंट फिर जैसे चाहे उस प्लेयर को चलाता होता है। ऐसे ही है। तो ये जो मामला है ना, अब वो प्लेयर जो इतना एजुकेटेड नहीं है, जिसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग उसकी नहीं हुई, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इन्हीं फ्रेंचाइजेस का और पीसीबी का काम है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब यहां से ऐसी एग्जांपल सामने आती हैं, और वो एग्जांपल जो हैं वो इन प्लेयर्स के ऊपर जब असरअंदाज होगी, तो फिर 4-5 साल के बाद वो प्लेयर जितना बड़ा स्किल लेकर यहां पर आ जाए, वो अगर डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के सर्किट में आपको खुदा ना खास्ता दोबारा इस तरह की बात सुनने को मिलेगी कि बॉल टेम्परिंग की वजह से प्लेयर पकड़े गए। बिल्कुल ठीक। अब आपको उस सवाल का जवाब मिल रहा है ना, जो हम पहले कहते हैं कि हमारे मतलब तारीख में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इस किस्म की हरकतें की हैं, और हर चौथे 5वें दिन जो है वो हमारे डोमेस्टिक में कोई लड़का जो है वो मैच फिक्सिंग में, स्पॉट फिक्सिंग में पड़ा जाता है। अब समझ में आ रही हैं चीजें। बात यह है कि जो स्टैंडर्ड आप ऊपर सेट करेंगे वही स्टैंडर्ड नीचे तक आएंगे। और जो यंगस्टर्स पीएसएल में शामिल हैं लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड के अंदर भी, बल्कि अब जो सोशल मीडिया आ गया है तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर बढ़ गया है, तो जो भी फ्रेंचाइज इस किस्म की एग्जांपल सेट कर रही है, इस किस्म के स्टैंडर्ड सेट कर रही है, इस किस्म की लेगेसी क्रिएट कर रही है, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा एहसान नहीं कर रही है। और पीएसएल की वजह से, पाकिस्तान टीम प्लेयर सेलेक्ट करने की वजह से हमारे क्रिकेट का जो पहले ही हाल है वो ढका छुपा नहीं है। तो मुझे लगता है कि फ़खर जमान को खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। इसमें एक और पॉइंट, ओनर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है डग आउट के अंदर, दुनिया की मेरा ख्याल है शायद ही कोई लीग हो जिसमें प्लेयर के डग आउट के अंदर ओनर्स की इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जितनी पीएसएल की। वो मैनेजर का रोल भी प्ले कर रहे हैं शायद इस वजह से। हाँ बिल्कुल ठीक है। अहमद कुरैशी साहब, सर व्हाट योर टेक ऑन इट, जो अभी फ़खर जमान वाला मामला चल रहा है और इसमें आज समीर राना साहब की इन्वॉल्वमेंट जो है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि फ़खर जमान के साथ किसी की कोई ना तो ज़ाती रंजिश है ना खुन्नस है। जाहिर है इनफ मटेरियल या इनफ एविडेंस होगा ऑन फील्ड जिसकी वजह से अंपायर्स ने रेफरी को और फिर रेफरी ने उन पे
जो है कोड ऑफ कंडक्ट के ब्रीच करने की वजह से उनको 2 मैचेस का बैन किया। फिर वो कमेटी में गए, जब टेक्निकल कमेटी में गया तो टेक्निकल कमेटी में दोबारा जो गिवन एविडेंस होता है उसको रिव्यू किया जाता है कि क्या वो इतना सॉलिड है, इतना इनफ है कि इस सजा को मेंटेन किया जाए या फिर इसको डिसमिस कर दिया जाए। तो आई थिंक कि जब आप रिव्यू के लिए गए तब भी अगर वहां पे आपके उस बैन को कंटिन्यू रखा गया है तो इट मींस कि जो एविडेंस है वो बहुत सॉलिड था और बहुत कंक्रीट था। तो आई थिंक कि अब इसको अगर आप ईगो का मसला बनाएंगे या अना का मसला बनाएंगे तो फिर आप अपना मेरे ख्याल में मजीद तमाशा ही लगा रहे हैं और लगाएंगे। अब फखर जमान का मैंने ये भी सुना है कि वो कहते हैं क्योंकि मेरा बाकी कैरियर दागदार रहा है तो मैं ये अपने ऊपर लेके रिटायर नहीं होना चाहता, जब मैं जाऊं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूं। तो ये मेरे ख्याल में ख्याल उनको तब आना चाहिए था जब वो ये हरकत कर रहे थे, और इतने कैमरे लगे होते हैं, इस तरह की हरकत छुप नहीं सकती। अब कहने का मकसद ये है कि देखें यहाँ पे जो रोल था फ्रेंचाइज का, मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर वाले ना ऑनर हों या टीम मैनेज ऑनर हैं, वो टीम मैनेजर भी बने हुए हैं, वो मेरे ख्याल में हद से ज्यादा आगे चले जाते हैं प्लेयर्स को डिफेंड करने में, प्लेयर्स को सपोर्ट करने में। इससे वो प्लेयर्स के सामने तो चलो अपना वो कहते हैं ना कि एक उनके साथ तो ताल्लुकात ठीक उन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप प्लेयर्स को मतलब बिल्कुल ही अनटचेबल बनाना शुरू कर दें और आप कहें कि यार अगर गार्ड से भी लड़ रहा है तो खैर है, कोई बात नहीं, ठीक है, उन्होंने 10 लाख रुपया जुर्माना किया, बात वही है अंडर द टेबल क्या गेट मिट होती है वो ना मुझे पता है ना आपको पता है, ठीक है, दिखाने के लिए। और मैं तो इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि शाहीन पे जो फ्रेंचाइज ने 10 लाख रुपया जुर्माना लगाया है वो उसको बड़ी सजा या बड़े जुर्माने से बचाने के लिए एक तरह से ये टोपी ड्रामा किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि देखें ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पीएसएल जैसी लीग जिसका हम आईपीएल से कंपैरिजन करते हैं, आईपीएल में मैं देख रहा हूं जब से शुरू हुई है ये बात हो रही है कि उनके आने वाले बॉलर्स कौन से हैं, ये बात हो रही है उनके आने वाले बैट्समैन कौन से हैं, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आगे इंडिया को लंबा सर्व कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एक कंट्रोवर्सी खत्म होती है तो दूसरी खत्म होती है तो तीसरी। लेकिन मेरे ख्याल में जब आपका ऊपर से बोर्ड ही ढीला हो, जब आपके लोग जो है वो प्लेयर्स के हाथों कंट्रोल हो रहे हो, इस मुल्क में तो देखे ना हम सब पिछले 2-3 सालों में हमने तो इन प्लेयर्स को बिल्कुल अनटचेबल बनाया हुआ था। परफॉर्मेंस इनकी थी, इनकी वजह से टीम हारती थी, हम चेयरमैन बदल देते थे, हम सिलेक्शन कमेटी कोचिंग स्टाफ बदलते रहे, हमने खुमियाजा भुगता जो है वो इस सूरत में कि हमारी टीम को सेमीफाइनल में भी किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में गए हुए जमाना हो गया। और उसके साथ साथ आप देखें तो 6 महीने में हम 4 मैच इंडिया से हार गए। तो मेरे ख्याल में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उससे पहले हमें प्रोफेशनल लोग बिठाने चाहिए, जिस तरह से इंडिया ने फ्रेंचाइजीज के साथ या इवन आगे फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये सारी चीजें जो हैं वो लेके चल रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस बारे में जो है वो देखना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लीजिए कल के मैच की, और आज जो मैच होना है। मोहसिन साहब सर, कोयटा ग्लेडिएटर को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है मुल्तान सुल्तान ने। आज मुल्तान का दोबारा से मैच है, मुल्तान की टीम तगड़ी दिखाई दे रही है, 4 मैचेस खेली है, 3 जीती है, 1 मैच वो हारी है और इस वक्त वो टेबल को टॉप कर रही है 6 पॉइंट्स के साथ था। एस्टन टर्नर इनके कप्तान है, 2 मैचेस से पहले मैंने देखा स्टीव स्मिथ थे, टीम को बड़ा अच्छा लीड कर रहे हैं, बड़ी अच्छी यूटिलाइजेशन है प्लेयर्स की। आप समझते हैं कि इसमें कप्तानी का रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे एंड पर साउथ शकील भी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं और वो भी कोई टीम माड़ी नहीं है, इस वक्त 3 में से 2 मैचेस उन्होंने भी जीते हुए हैं। तो कल कोयटा के साथ क्या हुआ? मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और वो लेने के देने पड़ गए। 166 कोयटा ग्लेडिएटर जो है वो 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। ये देखिए कि जिस तरह जो मुल्तान सुल्तान का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अब खेल जब खिलाया जाता है ना तो सबसे बड़ा चीज जो खेल में होती है ना, प्लेयर्स का 19-20 का फर्क होता है सारी टीमों में। 2 चीजें बहुत मैटर करती हैं, एक होता है कि आप किस कॉम्बिनेशन में खेल रहे हैं और दूसरा होता है आप किस माइंडसेट के लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये दोनों चीजें कोच और कप्तान पे मुनसर होती हैं। जो सबसे बड़ा जो होता है ना कि देखिए प्लेयर्स का बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता आपस में, और आपने किस कॉम्बिनेशन में खेला है। मुल्तान सुल्तान इस वक्त 4 उसमें ऑस्ट्रेलियन खेल रहे हैं, कप्तानी ऑस्ट्रेलियन कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है उनके पास। अब वो देखें वो 200 चेज करने आए हैं या 160 करने आए हैं, वो जिस तरह की इनिंग आके साबदा फरहान और उसके साथ स्मिथ खेल देता है, वो तो फिर मतलब आगे तो वो चीजों को मैच को बिल्कुल ही नैरो डाउन कर देते हैं ना। तो इस वजह से जो सबसे बड़ा फर्क है मुल्तान सुल्तान का, वो उनका कप्तानी ही है, उनके माइंड। देखें स्मिथ एक बहुत मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर है,
क्या वो जिस वक्त वो अपना प्लानिंग कर रहे होंगे, टीम मीटिंग होती है ड्रेसिंग रूम में, तो उस वक्त वो उसका हिस्सा देखें ना कौन है, मतलब उसमें स्मिथ भी होगा और उसमें दूसरे प्लेयर्स भी होंगे, लेकिन 4 ऑस्ट्रेलियंस का इनपुट है उसमें, तो वो बिल्कुल ऐसे ही जब है। और एग्जीक्यूट भी उन्होंने जाके ऑन ग्राउंड भी करना है, तो वो बहुत बड़ा फर्क है जिसकी वजह से वो जीत रहे हैं। बाकी जो है ना, जो जिस तरह आपने कोयटा ग्लैडिएटर है, सो हम सऊद शकील जो है ना, वो कप्तानी अच्छी तो उस वक्त करें अगर वो खुद कप्तानी ना करें, जी। खुद वो ओपन ना करें या वन डाउन ना आए। अब वो पूरी सारी जो क्रिकेट है वो तो आप खेल रहे हैं, क्या कल को आप पाकिस्तान खेलेंगे तो आपको कोई ओपन कराएगा? आपने तो मिडिल ऑर्डर खेलना है। क्या टेस्ट खेलेंगे तो आप ओपन करेंगे? आपने मिडिल ऑर्डर खेलना है, वनडे में भी आपने मिडिल ऑर्डर खेलना है। तो यहाँ पे आप आके अपनी परफॉर्मेंस में कप्तानी का फायदा उठाने के लिए आप जाके ओपन कर रहे हैं। ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी ओपनर का हक खराब कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन ही जब आपने दुरुस्त नहीं खिलाना और आपने उसमें अप्रोच अपनी ले लेनी है कि मेरी को ना कोई परफॉर्मेंस आ जाए, तो आप टीम से कैसे ले सकते हैं? तो वो उनका देखें, अब्दुल्ला फजल है और बड़े प्लेयर ऐसे हैं जो वहां पे बड़े मैटर करते हैं। इसमें सॉरी, ये अब्दुल्ला फजल नहीं, प्लेयर मेरे ज़हन से निकल गया। अच्छा, तो वो वहां पे उनको लेना जरूरी है। आपका कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है, आपकी सेल्फ अप्रोच की वजह से आप अपने अच्छी टीम को हराएंगे। और ये जो रावलपिंडी है ना, आप देखिए कि इसके हारने के लिए यही वजह काफी है कि रिजवान उसको लीड कर रहा है। पूरा पिछला पीएसएल उसने सारे के सारे मैच हारे, शायद एक जीता था। अब भी जीत की शक्ल नहीं देख सकते। कैसे देखेंगे कि भाई आपकी ओपन की वजह से पिछले साल पिछले पीएसएल में मुल्तान सुल्तान मतलब कहीं नजर ही नहीं आई। आज भी आप ओपन ही कर रहे हैं और कुर्बान है उसकी फ्रेंचाइज के जो उसको फिर कप्तानी दे दी है। और देखिए ना, साथ अपने यासर खान है जिनको साथ वो कहते हैं कि जी मैंने इनको ट्रेंड किया है, और उस बंदे को ऑफ स्टिक खेलना ही नहीं आती। तो अगर मुझे पता है तो जिसने उसको खिलाना है उस बॉलर को नहीं पता जिसका 24 घंटे काम ये है। ऐसे ही आप पिंडी भी अपने कॉम्बिनेशन की वजह से, पिंडी कोयटा ग्लैडिएटर तो फिर वो टीम तगड़ी है, वो कहीं ना कहीं मुकाबला करती है, लेकिन ये जो रावलपिंडी है ना, ये जब तक अपने कप्तान को चेंज नहीं करेगी, अपनी कॉम्बिनेशन पे तवज्जो नहीं देगी और यही अप्रोच चलती रही, तो फिर रिजल्ट एक्शन बदलेगा तो रिजल्ट चेंज होगा। एग्जैक्टली नहीं बदलना तो रिजल्ट कैसे चेंज हो जाएगा? ठीक है जी, ठीक है। मुझे एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो इसी परफॉर्मेंस पर रावलपिंडी जो कि अभी मोहसिन साहब भी बात कर रहे हैं कि रिजवान की कप्तानी जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, उनकी अपनी प्लेसिंग बड़ी सवालिया निशान है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से, और कल का मैच मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, जो कि मुल्तान ने 6 विकेट से शिकस्त दी कोयटा ग्लैडिएटर्स को। सऊद शकील ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, उनकी टीम जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब ना हो सकी। अच्छा, 2 भाई खेल रहे हैं, अरफात मिन्हास और समीर मिन्हास, ये दोनों आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं। अभी तक हमने देखा कि समीर विद द बैट और अरफात जो है विद द बॉल, कल भी उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। जिस तरह की बॉलिंग करवाई गई अरफात की जानिब से, इस पर तीनों पैनलिस्ट का जो है वो मैं राय लूँगा। अहमद कुरैशी साहब, सर वीडियो बड़ी वायरल है, उनके वाले साहब जो हैं वो बीइंग फोटोग्राफर जो PSL में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं, और वो खुद मेरे ख्याल स्क्वाश के प्लेयर थे, और जिस तरह की ट्रेनिंग ग्रूमिंग अपने बच्चों की उन्होंने की है, माशाल्लाह से वो नज़र आ रहा है, और वो डेडिकेटेड हैं, ये भी क्लैरिटी है, और ये वो टैलेंट है जो आगे चल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या कहेंगे, आपको भी वो टैलेंट नज़र आ रहा है समीर की शक्ल में, अरफात की शक्ल में, इनको मौका मिलेगा आगे चल के? जहाँ तक बात है ना समीर की, तो वो माशाल्लाह से ना सिर्फ एग्रेसिव स्टाइल से बैटिंग करता है, जिस इंटेंट और एग्रेशन की हम बात करते हैं, उसकी मेरे ख्याल में उससे बड़ी बात यह है कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। जहाँ भी उसको जो प्लेटफॉर्म मिला उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। और समीर मिन्हास अगर रन्स करता है तो वो हेडलाइन नहीं बनती, जिस दिन रन्स ना करे तो वो मेरे ख्याल में उस दिन हेडलाइन बनती है कि आज समीर ने रन्स नहीं किए। और माशाल्लाह से वो एक्सेप्शनल टैलेंट है, और मुझे ये लगता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब भी आएगा, अगर हमने उसको गलत इस्तेमाल ना किया, मिस यूज ना किया, अगर उसको हमने अच्छे तरीके से लुक आफ्टर किया, तो ये अभिषेक शर्मा या बाकी जो संजू सैमसन, ईशान किशन वगैरह हैं, लेट्स सपोज अगर हम इंडियन प्लेयर से कंपेयर करें, तो ये उनको बड़ी आसानी से इंशाल्लाह पीछे छोड़ सकता है। बाकी अरफात की जहां तक बात है, अरफात की आप अगर परफॉर्मेंस देखें अंडर 19 से ऑनवर्ड्स, उससे पहले भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं उसकी, बैटिंग के साथ भी, बॉलिंग के साथ भी। और बॉलिंग क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी ज़बरदस्त करता है, इम्पैक्टफुल बॉलर है, जिस इम्पैक्ट की हम बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज़रूरत है इम्पैक्ट प्लेयर्स की,
और इन दोनों भाइयों की सबसे जो मुझे अच्छी बात लगती है वो ये है कि बड़े हम्बल हैं, बड़े ग्राउंडेड हैं। रन्स करके या विकेट्स लेके बड़ी-बड़ी बढ़ के नहीं मारते, जिस तरह वो शामिल हुसैन ने 2 50s करके हातिम ताई कब्र पे लात मार के हम सबको बता रहे थे कि जी मैं आपकी वजह से नहीं आया और आपकी वजह से जाऊँगा भी नहीं। तो ये इस तरह की बढ़ के बाबर आज़म ने भी मारी थी कि जी स्टेडियम में सबको जवाब मिलेगा। पीएसएल से पहले शाहिन अफरीदी ने भी मारी थी कि जी सबको जवाब मिलेगा। तो अभी तक तो उन दोनों की तरफ से जवाब नहीं आया। तो मेरे ख्याल में यंगस्टर्स अगर सीनियर जवाब प्लेयर्स ना की आना भी बड़ी-बड़ी जवाब ही बढ़ होता है, वो कहते हैं साढ़े वालों जवाब है। जी, ठीक है। बढ़ मेरे ख्याल में बड़कों से और उसके बाद जो बड़कों का खमियाजा भुगता है उसे सीखना चाहिए और मेरे ख्याल में इसमें कहीं न कहीं समीर और रफ़ात के जो पेरेंट्स हैं, ख़ास तौर पे उनके वालिद साहब उनकी तरबियत भी नज़र आती है कि वो इतनी परफ़ॉर्मेंसेज़ के बावजूद बिल्कुल ग्राउंडेड, हम्बल, कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं वो करते और बड़े कोई ट्वीट नहीं कनेक्टेड हैं करते। अपने वालिद साहब। आई थिंक ये फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दोनों बहुत अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं, असासा इंशाल्लाह। साबित हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्कुल आई ठीक है। होप आई विश एंड आई प्रे कि हम इनको ज़ाया ना करें जैसे हमने पाकिस्तान का इंशाल्लाह बहुत सारा इंशाल्लाह, और इन पर गहरी नज़र होनी चाहिए और इनको मज़ीद ग्रूम करना चाहिए। मोहसिन साहब, सर बीइंग क्रिकेटर आप क्या देखते हैं इन दोनों भाइयों को? एक बैटिंग में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, एक की बॉलिंग और साथ बैटिंग भी वो कर लेते हैं। सर इसको मज़ीद पॉलिश करना पीसीबी की जिम्मेदारी, ग्रूम करना पीसीबी की जिम्मेदारी है और इनको लेके चलना, क्योंकि यही वो बेंच स्ट्रेंथ है जिसका रोना हम पिछले कुछ अरसे से रो रहे हैं कि जनाब हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, हम करें तो करें क्या। तो प्लेयर्स तो मौजूद हैं, आगे पीसीबी का काम है कि उनको किस तरह से ग्रूम करती है। हमने अभी तक यही देखा है कि आप ये देखिए कि हमें एक नेचुरल टैलेंट मिलता है और दरमियान में उसको ग्रूम करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल टोटली मिसिंग है। बिल्कुल। आप ये देखिए कि हमने 25-30 लड़कों को डेब्यू कराया है पिछले 5-6-8 महीने में ना, और वो उनमें से आप देखिए कि वो कोई भी प्लेयर नजर नहीं आ रहा और हमारे पास वही प्लेयर हैं वो जो बार बार वो उन्हीं को हम ले आते हैं और किसी न किसी बहाने से वही फखर, वही साइम और वही हमें शाहीन सदाब। और वही हारिस, वही फ़हीम और वही सारे। अच्छा, अब इसमें इशू ये आ रहा है कि ये जो नेचुरल टैलेंट मिलता है वो समीर मिन्हास है। नेचुरल टैलेंट मैं इनको इस तरह कह रहा हूँ कि उनके फादर की मेहनत तो होगी। हर प्लेयर जो पीछे क्लब है, उनके फादर हैं, उनके मैनेजर्स हैं या डिवोटेड लोग हैं बिल्कुल जो ऐसे ही एक टैलेंट तैयार पीसीबी को दे रहे हैं। वहां जाके क्या हो रहा है कि एक ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर है आपका, उसमें जो डायरेक्टर साहबान है और कोचेज हैं उनका कमाल ये है कि उनको आप प्लेयर देते हैं 150 पे बॉलिंग कर रहा होता है, वहां से निकलता है 135 पे आ जाता है और उसके बाद आप यही समीर मिन्हास और यही इनको आप दे देंगे ना, अगर उनके फादर जो है इनको अगर इन कोचेस से सो कार्ड बचा लेंगे तो ये टैलेंट आगे चलता जाएगा। लेकिन अगर हमने उनको उन्हीं कोचेस के हवाले कर दिया तो किसी की बल्ले की स्पीड, किसी का अंदर से, किसी का बाहर से और बायोमैकेनिक्स और इस किस्म की गुफ्तगू करके जो मॉडर्न कुछ लफ्ज इन्होंने सीखे हैं उससे उनकी तमाम स्किल का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट ये है मेरी तरफ से कि ये बड़ा अर्ली हो जाता है कि आप किसी 1-2 इनिंग्स के साथ प्लेयर को ये कहना शुरू कर दें कि इसको इमीडिएट पाकिस्तान में ले आएं। नहीं लाना चाहिए। 2 साल का इन तमाम प्लेयर्स जो इस वक्त पीएसएल में हमारे 3-4 प्लेयर्स, माद सदाकत है, ये दोनों भाई हैं शामिल है, वो जो प्लेयर्स भी इसमें परफॉर्म कर रहे हैं 2 साल का रगड़ा दें इन्हें, ए टीम के साथ इनको ट्रैवल कराएं कुछ इनको और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के टूर्स करवाएं, उनकी क्लबों के साथ मत खिलाएं, उनके साथ बेहतर टीम्स के साथ खिला के थोड़ा ग्रूम करें और फिर लेके आएं। अदरवाइज जिस तरह 35-36 पहले प्लेयर हमें नहीं ना मिल रहे पिछले 6 महीने में, जितने ऐड कितने डेब्यू हैं, तो फिर ये भी बेचारे जाया हो जाएंगे। तो टैलेंट बहुत खूबसूरत मिला हमें, हमने जाया बड़ा किया। अहमद सईद साहब, सर दो भाई, दोनों तो भाई पीएसएल में, क्या कहते हैं इनको मजीद अभी कहाँ पर, जैसे मोहसिन साहब ने कहा कि ए टीम में खिलाएं, शाहीन के साथ खिलाएं, लेकिन उनका तो टूर ही नहीं है, खिलाएं तो खिलाएं का, अगर टूर होता भी है तो वहाँ की किसी क्लब की टीम के साथ टूर करा के आप फिर उसको जज करते हैं कि कौन सा प्लेयर कितने पानी में। देखिए, सबसे पहले तो हमें जिस आदमी को खराज तहसीन पेश करना चाहिए वो ज़ाहिर है उनके वाले साहब, बिल्कुल ऐसी, जिन्होंने बहुत मेहनत की, अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखा और उस ख्वाब की तकमील के लिए ज़ाहिर है उन्हें बहुत एफर्ट की है। और जो कल मनाजिर हमने टीवी के ऊपर देखे हैं, मेरा ख्याल है कोई भी आदमी शायद वहाँ पर इमोशनल हो जाता। और समीर और अरफात मिन्हास जो हैं, अरफात मिन्हास तो खैर पहले से सर्किट में थे, समीर मिन्हास लास्ट ईयर जो है परफॉर्म करके आए हैं, तो दोनों जो एनालिस्ट ने बात की है, मेरा ख्याल है यही वो बात है जिसकी वजह से हम थोड़े से वरी भी हो जाते हैं जो जब भी हर साल नया टैलेंट आता है। तो मेरी तो बस सिर्फ ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों प्लेयर्स को उन खुदगर्ज कोचेस से बचाए
जो अपनी लालच की खातिर, मैं लालच का वर्ड इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी लालच और खुदगर्जी की खातिर प्लेयर्स के करियर के साथ खेलते हैं। ऐसे ही है। उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो इनको उन फिटनेस कोचेस से बचाए जिनकी वजह से पाकिस्तान में आए रोज़ किसी ना किसी प्लेयर की इंजरी की हम खबर सुनते हैं। और आप एहसानुल्लाह की बात करें, नसीम शाह की बात करें, और एक तवील फहरिस्त है प्लेयर्स की जिनकी इंजरियां यहाँ पर आई और इनको पता ही नहीं होता कि इंजरी होती क्या है। उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह ताला उस सिस्टम से भी इन दोनों भाइयों को महफूज रखे, उस सिस्टम की रेंज से बहुत दूर इनको वो ले जाए जहां पर इन प्लेयर्स का ऑप्टिमम अचीव करने के बजाय जो इनके पास पहले से होता है वो भी ग्रेजुअली उनके हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। पीएसएल में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलने वाले टैलेंटेड क्रिकेटर्स की कमी नहीं है। पाकिस्तान में नेचुरल टैलेंट हमेशा से मौजूद था और हमेशा मौजूद रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की अपब्रिंगिंग इस तरह की होती है कि ये सूटेबल होते हैं फास्ट बॉलिंग के लिए भी और ओवरऑल एक। लेकिन जब ये टैलेंटेड लड़के इस क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसको बनाता है, या अब जो पीएसएल की फ्रेंचाइज एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रही है, तो हमें ये नजर आता है कि वो लड़के अपने उस स्किल सेट को इंप्रूव करने की बजाय जो पहले से हाथ में होता है, जो हाथ में होता है उससे भी हाथ धो बैठते हैं। तो समीर और अरफात अभी तक बहुत शानदार जा रहे हैं, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। हमें तो इस वक्त हम जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से क्रिकेट को लेकर, हमें तो इस तरह के प्लेयर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि कुछ प्लेयर ऐसे आएँ जो उन प्लेयर्स को रिप्लेस करें जो पिछले 3-4 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर दीमक की तरह जो है वो लगे हुए हैं, जोंकों की तरह जो है वो खून चूस रहे हैं, लेकिन वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टैलेंट हमेशा से मौजूद था, लेकिन जो कोचेस का मामला है उनकी, एक तो जो पीसीबी उनको भर्ती करता है कोचेस को, वो पता नहीं किस मेरिट के ऊपर करता है, और वो उस मेरिट के बाद जब वो आकर कारकर्दगी देते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ होती है, उसके बारे में कौन बात करता है, कौन सोचता है उसके बारे में। तो मुझे ये लगता है कि इस सिस्टम के अंदर सबसे जो बड़ी तब्दीली फौरी तौर पर आने वाली है वो ये है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब लाया जाए, और बहुत सारे आकिब जावेद जो हमने इकट्ठे किए हुए हैं पीसीबी के अंदर, सिलेक्शन कमेटी में और कोचिंग सर्किट के अंदर, उनसे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ये वो खुदगर्ज और लालची लोग हैं जिनकी वजह से सिर्फ चंद प्लेयर्स को बेनिफिट होता है, और उन प्लेयर्स के बेनिफिट की वजह से बाकी 15-20-25 प्लेयर जो हैं वो या ज़ाया हो जाते हैं या फिर वो अपना पोटेंशियल ही अचीव नहीं कर पाते हैं। तो दोनों भाइयों को बहुत मुबारकबाद, उनके वालिद साहब को मुबारकबाद। पीएसएल के लिए अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, लेकिन इन प्लेयर्स को एक मतलब सीक्वेंस के थ्रू 2-2, 3-3 साल का जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाकर उसके बाद पाकिस्तान की टीम लेट्स सी जी, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। आप थोड़ी सी बात कर लीजिए आज के मैच के, मुल्तान सुल्तान वर्सेस रावलपिंडी। मुल्तान जो कि टेबल टॉप कर है, रावलपिंडी जो कि सेकंड लास्ट नंबर पर मौजूद है। अच्छा अहमद कुरैशी साहब, सर रावलपिंडी में बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, आपने देखा है कि मोहम्मद रिजवान कप्तान हिमसेल्फ, उसके बाद अगर बड़े नाम की बात की सैम ब्लिंग्स हैं, उसके बाद कामरान गुलाम है, उस्मान ख्वाजा हैं, डैरल मिचेल है, मोहम्मद आमिर हैं, नसीम शाह हैं, रिशद हुसैन हैं, उसके बाद यासिर खान है। ये वो तमाम एग्रेसिव प्लेयर हैं जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकते हैं और शायद कर भी रहे हैं। आपके नज़दीक पिंडीज का मसला क्या आ रहा है? क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट वो भी तगड़ा, बैटिंग वो भी तगड़ी, कप्तानी अच्छी है, आप कह सकते हैं रिजवान ने अच्छा सर्व भी किया हुआ है, कप्तानी भी अच्छी की हुई है। इससे पहले मुल्तान सुल्तान की आखिरी सीजन उनका अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन उससे पहले टाइटल भी जितवाया हुआ है। अब क्या लगता है कि पिंडीज का मसला क्या आ रहा है? पिंडी का मसला बड़ा सिंपल सा है कि आपने शेरों की फौज का सरदार गीदड़ को लगाया हुआ है। अच्छा, रिजवान, जिसका नाम मोहम्मद रिजवान है, जिसको T20 से बाहर किया गया और वनडे की कप्तानी से हटाया गया, तो उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार किया और कहा कि बोर्ड मुझे जवाब दे, मुझे क्यों T20 की टीम से बाहर निकाला और कप्तानी से हटाया। अब रिजवान साहब को चाहिए ये था कि अपने बैट से जवाब देते, सब लोगों के मुंह बंद करते, जिन लोगों ने उनके साथ कॉल उनके कि अगर ज्यादती हुई है तो उनको अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते। उल्टा रिजवान साहब ने क्या किया, उनकी परफॉर्मेंस आप देखें पथेटिक से पथेटिक होती जा रही है, और अगर उस वक्त उन लोगों का फैसला गलत भी था तो अपनी परफॉर्मेंस से उन लोगों के फैसले को ठीक साबित कर दी है। ठीक है, आपके पास सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन रिजवान की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, जिस तरह वो मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करता था या वनडे में चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह में उसने पाकिस्तान की कप्तानी की, बॉलर को अगर एक चौका भी पड़ जाता था भाग के उसके पास जाता था, फील्ड प्लेसमेंट में बड़ा एक्टिव नजर आता था। अभी अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो ऐसे लगता है कि जैसे या तो किसी पे एहसान कर रहा है फील्ड पे खड़ा होके और
करके, या फिर जो है ना बहुत ही कोई जो है उसका बोझल दिल से कर रहा है, तो अगर वो T20 एंजॉय नहीं कर रहा या उसको लग रहा है कि वो फॉर्म में नहीं है, तो जगह छोड़ दे, किसी वेल डिजर्विंग प्लेयर को आने दे। द प्रॉब्लम इज कि आपकी अपनी कोई परफॉर्मेंस है नहीं, आपकी कप्तानी जो है सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद फेल है, तो फिर आप जब खुद की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बाकी प्लेयर से कैसे डिमांड करते हैं कि उनकी वो परफॉर्म करें। दूसरा, आपकी देखें, मैंने पहले भी ये बात की थी कि पिंडी की टीम की बैटिंग का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बॉलिंग का। पिंडी की टीम अगर 200-250 रन भी बोर्ड पे लगाए तो मोहम्मद आमिर ही अगर पिट जाएगा, नसीम शाह ही पिट जाएगा, रिशद हुसैन ही पिट जाएगा, तो वो 200-250 रन शेष भी हो जाने हैं, जैसे जल्मी के खिलाफ हुआ। दूसरी तरफ अगर हम देखें मुल्तान की टीम के सारे बॉक्सेस ठीक है, आप बैटिंग, फास्ट बॉलिंग, स्पिन डिपार्टमेंट देख लें। गौर शाह क्योंकि खुद क्रिकेटर रहा है फर्स्ट क्लास, उसने बड़ी कैलकुलेशन के साथ, बड़े जो है ना तहम्मुल के साथ, सोच विचार करके, होमवर्क करके उसने ये टीम बनाई है। और एक चीज और मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो ये कि जब हैदराबाद और कराची किंग्स अपनी अपनी ड्राफ्टिंग पे टीम्स पिक कर रहे थे, तो मार्नस लबुशेन या डेविड वार्नर उस हद तक इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन एशन टर्नर लगातार इन्वॉल्व थे ड्राफ्टिंग के प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। में। तो ये मामला बिल्कुल ठीक है, आपके ये मामला थे और टॉप पर आप रिजवान की कप्तानी को रख रहे हैं। मोहसिन साहब, सर आप किसे ब्लेम करेंगे पिंडीज की इस शिकस्त को, जो 3 खेलें तीनों हार गए? जी वो वही बात है जो मैंने की है, मेरे भाइयों ने भी की है, कि रिजवान और बुरा कॉम्बिनेशन ये दोनों ही हैं। आप देखें ना। अच्छा, जरा उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। अहमद साहब, मोहसिन साहब की लाइन लेकिन ड्रॉप दोनों हमारे दोस्तों में बहुत ज़्यादा जो है ना मोहम्मद रिजवान को मैं ये कहूँगा बहुत हार्श होगा। थोड़ा सा वाजे होने दें। हमारे सर्किट में कौन से इमरान खान पड़े हुए हैं, हमारे सर्किट में कौन से वेवन रिचर्ड्स पड़े हुए हैं। जाहिर है पिछले 3-4 सालों से यही प्लेयर टीम में आए तो यही PSL खेलेंगे। PSL में जो सारे मतलब जब प्लेयर, अब मोहम्मद रिजवान हो या सऊद शकील हो, सऊद के बारे में मोहसिन साहब ने बात की, मैं बहुत मेरा तजर्बा धारा इतना नहीं है, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूँगा कि सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर्स की मतलब ये डिबेट अलग है कि इनकी T20 में जगह है या नहीं है। लेकिन अगर वो T20 टीम में आते हैं तो इनको खेलना टॉप ऑर्डर में ही है, ये और कहीं नहीं खेल सकते, सऊद शकील भी और मोहम्मद रिजवान भी। तो मोहम्मद रिजवान अनफॉर्चुनेटली एक मतलब बहुत बुरे कप्तान नहीं है। मोहम्मद रिजवान PSL जीते भी हुए हैं और उनको कॉम्बिनेशन बनाना भी आता है, खिलाना भी आता है, लेकिन जाहिर है एक नया कॉम्बिनेशन उनको मिला है। और साथ साथ जो उनको जो कॉम्बिनेशन मिला है उसमें नसीम और मोहम्मद आमिर की बात करें तो नसीम तो आज जो है वो PSL से बाहर हो गए हैं इंजरी की वजह से। उनकी जो पिछले मैच में इंजरी हुई थी उसके बाद वो बाहर भी चले गए थे। और मोहम्मद आमिर जो है वो जाहिर है उनका अगर नहीं कॉम्बिनेशन बन पाएगा किसी बॉलर के साथ तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और नई टीम के साथ हैदराबाद को भी अगर आप देखें तो नई टीमों के साथ समटाइम्स ऐसा हो जाया करता है। तो यस, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील जैसे प्लेयर्स की T20 टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन अगर उनकी जगह उनको खिलाना है तो फिर वो टॉप ऑर्डर में ही खेलेंगे, वो और कहीं नहीं खेल सकते हैं। जहां तक मोहम्मद रिजवान के कैप्टनसी क्रेडेंशियल्स, मेरा ख्याल है इतने बुरे कप्तान वो नहीं है मोहम्मद रिजवान। समटाइम्स ये होता है कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हों, लेकिन आप जिस तरह से उन्हें अहमद कुरैशी साहब ने यहाँ पर ये बात की कि ड्राफ्टिंग में चूंकि वो इतना इन्वॉल्व नहीं हुए, समटाइम्स आपको टीम 11th आवर के ऊपर आकर पता चलती है और आप कॉम्बिनेशन बनाने में हो सकता है कि वो इसको कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो जाएं 1-2 मैचेस के बाद। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को तो फिर एनालाइज करते करते हम कभी कभी बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म की तरफ भी चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारे सर्किट की जो हालत है ना रिसोर्सेज के बारे में, प्लेयर्स के बारे में, तो यही कुछ ही हमारे पास अवेलेबल है और इन्हीं प्लेयर्स ने आकर PSL खेलनी है। जी जरा क्विकली एक चीज में जी रिजवान की जहां तक बात है ना, तो रिजवान ड्राफ्टिंग में बैठे हुए थे। मैं रिजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेविड वार्नर और बात कर रहा हूं लबुशेन की, कि वो भी ओवरसीज प्लेयर हैं लेकिन उनकी कप्तानी उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी एशन टर्नर की है। रिजवान तो वहां पे मौजूद थे। दूसरा जो आप देखें, मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री इस वजह से करता हूं कि हैदराबाद की टीम में और पिंडी की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, T20 के कॉम्बिनेशन ठीक है जी। जो है अहमद कुरैशी की लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। तो बहरहाल ये आज के मैच में पता चल जाएगा। ये आखिरी मौका है, तकरीबन आखिरी मौका ऑलमोस्ट जो है ये इनका जो है वो क्लियर होता दिखाई दे रहा है। पिंडीज़ और हैदराबाद का इनके पास लास्ट चांस है। अगर इन्होंने आगे का देखना है तो इनको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेट्स सी, आज शाम 7 बजे मैच है कज़ाफ स्टेडियम में। लाहौर लेग का ये आखिरी मैच है, इसके बाद कराची शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद वापस फाइनल्स के लिए, प्लेऑफ्स के लिए लाहौर ये टीम्स आएंगी। मैच देखें, उसके बाद कल इस प्रोग्राम में बात करेंगे इस मैच से रिलेटेड। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।